अस्सलाम वालेकुम, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया। मुईज आप ही गायब हो गए। मुईज आ रही है आपके पास? यहाँ पे मतलब आप मुझे बता देगा। देखिए मैं ये बता रहा था कि यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है, हमने पीएच और पीओएच निकालना सीख लिया है, लेकिन हाँ जी बोले, आपका क्या क्वेश्चन है सर? पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 40। पीएच प्लस पीओएच हमेशा 14 के बराबर होता है। ये एक स्केल है पीएच और पीओएच नापने का, कि मतलब ओके सर। ठीक है। अब मैं कुछ बता रहा था, कुछ कंपनी है हमारी डेली लाइफ के अंदर यूज होती है वो चीजें, और उन डेली लाइफ के अंदर जो चीजें यूज होती हैं उसके अंदर पूछा जाता है कि इनकी पीएच क्या है, इनकी पीएच वैल्यू क्या है। तो छोटे छोटे सवाल करूंगा। क्या आपको हमारा जो ह्यूमन ब्लड है, हमारे, क्या आपको उसकी पीएच पता है? उसकी पीएच आपको पता है कितनी होती है? याद थी पर अभी याद नहीं। लिखता जाऊंगा। हमारे ह्यूमन ब्लड की पीएच होती है 7.5, ठीक है। एप्पल जूस की पीएच ब्लड में होती है तो 10.5 मतलब करती क्या है पीएच? एक सेकंड। अब बोलें। सर ये पीएच 7.5 ह्यूमन ब्लड में होती है, पर इसका काम देखो एक एक बात याद कर लो, एक बात याद कर लो कि हमारे जिस्म के अंदर ना सारी चीजें न्यूट्रल होनी चाहिए। मतलब वाटर जो होता है ना, पानी, पानी की पीएच जो होती है वो 7 होती है। इसका मतलब पानी जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल के लिए, मतलब वो पियोगे तो ज्यादा फायदेमंद होगा आपका। लेकिन अगर पीएच 7 से कम हो जाती है ना, तो इसका मतलब उसकी एसिडिटी बढ़ जाती है। तो पीएच क्या बताती है? एसिडिटी बताती है। अगर उसकी पीएच 7 से कम हो रही है तो वो बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया है, यानी अब आपके जिस्म के अंदर अगर आप उसको क्या नाम है, कोई भी ऐसी चीज खाते हो जिसके अंदर एसिडिटी बहुत ज्यादा है, तो वो आपकी जिस्म के अंदर एसिडिटी बढ़ाएगी, जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। इसी तरह से अगर किसी चीज की पीएच 7 से बढ़ जाए, यानी कि 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 कुछ भी हो जाए, तो इसका मतलब आपके जिस्म के अंदर बेसिसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी, वो भी आपके लिए खतरनाक है। तो दरमियान वाली जो होती है ना, बेसिकली जो बैलेंस वाली होती है, वो होती है 7। तो 7 होनी चाहिए ज्यादातर चीजों की। जैसा हमारे जिस्म के अंदर जो पानी है, हमारे जिस्म के अंदर जो ह्यूमन ब्लड है, उसकी पीएच 7 के आसपास होनी चाहिए। और यूरिन है, इसकी पीएच भी 6-7 के आसपास होनी चाहिए। अगर कम होगी, अगर हमारे क्या नाम है, मैं ये वर्ड नहीं यूज करना चाह रहा, लेकिन हमारे यूरिन के अंदर, अगर हमारे यूरिन के अंदर, ये वाला जो यूरिन है ना, अगर इस यूरिन के अंदर हमारी पीएच वैल्यू कम हो जाती है, मतलब 4 हो जाती है, 5 हो जाती है, और ये कब होगी 4 या 5? जब हम पानी बहुत कम पियेंगे या बहुत सारी ऐसी चीजों का यूज करेंगे जो एसिडिटी बढ़ाती हैं। तो हमारी पीएच की वैल्यू, अगर यानी यूरिन की वैल्यू, यूरिन की पीएच की वैल्यू 4.5 या 5 हो जाएगी, तो हमारा जो यूरिन होगा वो बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, और उसकी एसिडिटी की वजह से हमें अब जब भी हम वॉशरूम जाएंगे तो हमें बहुत ज्यादा तकलीफें होंगी, सही ना? तो ये हमारे लिए नुकसानदेह है। तो हमारी यूरिन की जो वैल्यू है पीएच की, वो भी 6 या 7 के आसपास होनी चाहिए, जो हमारे लिए बेटर है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो पीएच वैल्यू यहाँ पे काम आती है। समझ में आएगा कुछ? है ना? देखो 10.5। 7.5। यूरिन की पीएच कितनी होती है? 5। हमारे 4.5 से लेके 8 तक, 4.5 से लेके 8 तक। अब देखो कमेंट करते हैं कि आपकी यूरिन की वैल्यू, जो पीएच की वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए? वो 6 होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए। 7 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 6 से कम नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब आपके जिस्म के अंदर एसिडिटी बढ़ रही है, और अगर 7 से ज्यादा हो रही है तो इसका मतलब आपके जिस्म के अंदर बेसिसिटी। तो 6 और 7 के दरमियान की रेंज होती है जो सही है, वरना इसकी रेंज 4.5 से लेके 8 तक जा सकती है। एप्पल जूस की पीएच कितनी होती है बताओ? एप्पल जूस की पीएच कितनी होती है?
जूस की पीएच होती है 3.5 से लेके 4 तक की, एप्पल जूस की पीएच होती है 3.5 से लेके 4 तक, लेमन जूस की पीएच होती है 2 और सिट्रिक एसिड की पीएच भी 2 ही होती है, ठीक है। लैक्टिक एसिड की अगर पूछा जाए पीएच मिल्क के अंदर, पूछी जाए दूध के अंदर के लैक्टिक एसिड होता है, दूध के अंदर लैक्टिक एसिड होता है, तो उसके अंदर दूध के अंदर इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो आप वहां पे बता सकते हो 3 पॉइंट, ठीक है। अब अगर यूरिन की मैंने आपको बता दी, जो नॉर्मल सही वाली रेंज है वो 6 to 7 वाली, बेहतरीन टोमेटो की पीएच आप गूगल कर लेना, और विनेगर की या एसिडिक एसिड की पीएच होती है 2.5। तो यहां तक मैंने इन सारे कंपाउंड्स की मैंने आपको पीएच बता दी है। पिक्चर ले लो या फिर आप इसको क्या नाम है स्क्रीनशॉट ले लो, आपकी काम आएगा, क्योंकि अपने बोर्ड को मिटना, ठीक है। मुझे आवाज आ रही है मेरी? मुझे ले लिया स्क्रीनशॉट। मुझे आवाज आ रही है? माइक बता दो बेटा। यस सर ले लिया। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो ठीक है। यस सर। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हम लोग। अब देखो बेटा, यहाँ पर अब हम कुछ चीजें पढ़ रहे हैं, जैसे कि ऑक्सीडेशन के अंदर और रिडक्शन के अंदर क्या फर्क होता है, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में क्या फर्क होता है, ये सब चीजें अब हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन में और रिडक्शन में क्या फर्क होता है, पहले तो आप मुझे ये बताओ अगर आपको पता है तो। क्या आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के अंदर जो फर्क है वो आपको पता है? आप मुझे बता सकते हो क्या? होता है वो ऑक्सीडाइज और यस सर। देखो, अब मैं आपको सिंपल अल्फाज में बताता हूँ। देखो, ऑक्सीडेशन क्या चीज होती है, ऑक्सीडेशन के 3 मतलब हैं और रिडक्शन के भी 3। पहला मतलब है ऑक्सीडेशन का, पहला मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन का दूसरा मतलब है लॉस ऑफ H+ आयन, मतलब है गेन ऑफ ऑक्सीजन या OH- आयन। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन का पहला मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो रिडक्शन का गेन मतलब ऑफ हो इलेक्ट्रॉन। जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका दूसरा मतलब होता है लॉस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का लॉस, गेन ऑफ हाइड्रोजन। गेन ऑफ हाइड्रोजन। गेन ऑफ हाइड्रोजन, इसका मतलब क्या हो जाएगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। क्या है इसका तीसरा मतलब है गेन ऑफ ऑक्सीजन, और इसका तीसरा मतलब क्या, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो, अगर हम आज के इस लेक्चर के अंदर ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की बात करेंगे, तो हम इसका कौन सा वाला मतलब यूज करेंगे, हम इसका पहला वाला मतलब यूज करेंगे। हम जब भी अब ऑक्सीडेशन की और रिडक्शन की बात करेंगे आज के दिन, हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात करेंगे, तो इससे हमारा मुराद होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट। देखो, एक बात याद रखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है और रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्शन का उल्टा होता है। यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है, यानी कि सामने वाले को इलेक्ट्रॉन लॉस करवाता है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है, सामने वाले को इलेक्ट्रॉन लॉस करवाता है और खुद इलेक्ट्रॉन गेन सर करता आपकी है। आवाज कट रही है।
दोबारा और बता दें सर, रिड्यूसिंग आपकी एजेंट क्या आवाज काम करता है? रिड्यूसिंग एजेंट सामने वाले को रिड्यूस करता है, यानी सामने वाले को इलेक्ट्रॉन गेन करवाता है और खुद ऑक्सीडाइज होता है। यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या काम करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, यानी कि ये रिड्यूस होता है खुद, ठीक है, ये रिडक्शन करता है। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट लॉस करता है इलेक्ट्रॉन को, यानी कि ये खुद से ऑक्सीडाइज होता है। ये बात हमने पढ़नी थी, ठीक है, ये हमारे काम आएगी। अब एक चीज मैंने आपको पढ़ानी है, वो चीज है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर ये बताता है कि किसी भी एलिमेंट ने कितने इलेक्ट्रॉन सर लॉस किए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोबारा बता दीजिएगा, आवाज कट रही थी आपकी। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोबारा से बता दूं? यस सर। देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या काम करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो खुद इलेक्ट्रॉन गेन करता है, यानी कि वो खुद रिड्यूस होता है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करवाता है, यानी सामने वाले के इलेक्ट्रॉन लॉस करवाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाले के इलेक्ट्रॉन लॉस करवाता है, खुद इलेक्ट्रॉन गेन करता है, यानी कि खुद रिड्यूस होता है। बात समझ में आई? यस सर, खुद ले लेता है और उससे करता है। हाँ, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या काम करता है? रिड्यूसिंग एजेंट सामने वाले को लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इलेक्ट्रॉन। करवाता है, यानी यस सामने सर। वाले को रिड्यूस करवाता है, खुद ऑफ होता है, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट भी रिडक्शन का उल्टा हो गया। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर ये होता है कि कोई भी एलिमेंट या कोई भी एटम कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो हम इस चीज को डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर। ऑक्सीडेशन नंबर हमें यही बताते हैं कि किसी भी चीज ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं या कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? बताओ बेटा। यस। अब देखो मैं यहाँ पे आपको एक बार बता रहा हूँ। देखो आपको कुछ ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स के ऑक्सीडेशन नंबर आपको हमेशा याद होने चाहिए। एक है ग्रुप 1 है और एक है ग्रुप 7 है। ग्रुप 1 का नाम है अल्कली मेटल्स, ठीक है, हैलोजेंस। अल्कली मेटल्स के अंदर आप 3 एलिमेंट्स याद कर लो, लिथियम, इसके बाद भी होते हैं रुबिडियम, सीजियम और फ्रोंशियम भी होते हैं, लेकिन ये आप छोड़ दो बेशक, ये वाले आपको याद होने चाहिए। इन सबका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? +1, ठीक है। और हैलोजेंस के अंदर भी 4 होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इन सबका ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1। हम इनके ऑक्सीडेशन नंबर हमें याद होने चाहिए, हमें रटे हुए होने चाहिए इनके ऑक्सीडेशन नंबर। और इसके अलावा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1 और सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हम लेते हैं +6 या फिर -2। हम इन दोनों में से कोई सा भी लेते हैं तो मिल जाता है। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर या तो +6 लेते हैं या फिर -2 लेते हैं। एक बात याद कर लो, ये ऊपर वाले जो मैंने बताए हैं 1A का और 2A का, 1A का और 7A का, इन दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर तो फिक्स हैं, लेकिन ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, सल्फर का या किसी भी दूसरे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स नहीं है, यानी कि उनके ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो सकते हैं। सिर्फ इनका फिक्स होता है, इनका चेंज नहीं होता, इनका फिक्स नहीं होता। हम इन तीनों की बात कर रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सल्फर, अगर इनके ऑक्सीडेशन नंबर आपको ना बताए जाए तो हम ये वाले ऑक्सीडेशन नंबर यूज करेंगे। और इसके अलावा एक बात और याद कर लो कि किसी भी चीज का ऑक्सीडेशन नंबर 7 से ज्यादा नहीं हो सकता, जब भी होगा 7 से कम होगा। क्या मेरी बात समझ में आई है बेटा आपको? यस सर। इन दोनों ग्रुप के बताओ खाली मैं क्या ऑक्सीडेशन बोलूं? नंबर, इन दोनों ग्रुप के खाली ऑक्सीडेशन नंबर होता है, बाकी के चेंज भी होते हैं। हाँ ठीक है। यस सर। और कोई बात, कोई पूछनी है आपको मेरी बात? नहीं सर। अब देखो मैं यहाँ पे 3 सवाल लिख रहा हूँ। फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर को मैं अब ON से रिप्रेजेंट करूंगा। फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज इन K2 या KMnO4
KMnO4 या दूसरा वाला बता रहा हूँ नाइट्रोजन इन HNO3 या फिर कैल्शियम इन CaOH into 2। ऑक्सीडाइजिंग नंबर 7 से ज्यादा नहीं होते। ऑक्सीडेशन नंबर 7 से ज्यादा नहीं होता, हमेशा 7 से कम ही होता है। ठीक है? यस। अब देखो मैं आपको एक काम कर रहा हूँ, मैं आपको 5 एग्जांपल सॉल्व करवा रहा हूँ इसकी। एक होता है ना Cr2O3 -2 और इसके अलावा कोई सा भी और कर लेते हैं जैसे कि NH4। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक सेकंड, क्रोमियम इन Cr2O7 -2 और इसके अलावा एक और नाइट्रोजन इन NH4+। ठीक है? अब देखो मैं आपको क्या कर रहा हूं, मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखा रहा हूं। किन किन का? 1 2 3 4 और 5। 5 एग्जांपल्स मैं आपको करवा रहा हूं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की। क्या ठीक है ये 5 एग्जांपल्स? यस सर। अब देखो एक बात सुन लो, ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे ही निकाला जाता है जैसे मॉलिक्यूलर मास निकाला जाता है। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है? मॉलिक्यूलर मास निकाला जाता है। जैसे मॉलिक्यूलर मास निकाला जाता है बिल्कुल वैसे ही ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है KMnO4। क्या KMnO4 के ऊपर आपको कोई चार्ज नजर आ रहा है? कोई चार्ज जैसे +1 -1 या कुछ भी चार्ज ऊपर नजर आ रहा है? नो सर। कोई भी चार्ज नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब इसके ऊपर 0 चार्ज है। इसके ऊपर कितना चार्ज है? 0 चार्ज। 0 चार्ज है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, KMnO4 में लिख रहा हूँ, यहाँ पे KMnO4 लिखा हुआ था, KMnO4 मैंने लिख लिया। बताओ पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? K का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 1 +1 +1। यहाँ मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे +1 लिख लिया, उसके बाद बीच में प्लस लगाया, यानी कि K की जगह पे मैंने लिख दिया +1। Mn का ऑक्सीडेशन नंबर मैंने निकालना है, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर मैंने निकालना है, तो मैंने उसकी जगह पे Mn लिख लिया। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है बताओ जरा, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -2 -2 को किस चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से। 4 से, तो ये कितना हो जाएगा? -8 -8। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया? -8। अब 1 -8 कितना हो जाएगा? -7 -7 = 0। -7 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +7 Mn = 7। आंसर है। आसान है मुश्किल? सर आसान है। अब इसका बताओ, यहाँ पे लिखा हुआ है नाइट्रोजन इन HNO3। बताओ नाइट्रोजन का निकालना है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +1 +1। उसके बाद नाइट्रोजन का मैंने निकालना है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन की जगह पे नाइट्रोजन लिख लिया, n आ जाएगा। यस सर। एन आ गया। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? सर -6 आएगा। -6 आ गया। इक्वल्स टू के उस तरफ क्या लिखूंगा? 0 क्योंकि ऊपर कोई भी चार्ज, कोई चार्ज नहीं है। अगर कोई चार्ज होता तो जो वैल्यू ऊपर लिखी होती वो वैल्यू जीरो उधर की लिख जगह देता। वो आता। यहाँ पे 1 - 6 कितना हो जाएगा? 1 - 6 -5 -5 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? +5 +5 आंसर है। चलो यस। इसका बताओ। कैल्शियम का मैंने निकालना है, कैल्शियम की जगह पे कैल्शियम लिख ऐसे लिया। ही लिख देंगे। यस सर। हाँ। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -2 -2। हाइड्रोजन का कितना होता है? +1। 2 +2 आ जाएगा। बाहर किस चीज से मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 से। 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इक्वल्स टू के उस तरफ क्या लिखूं? 0 कोई चार्ज अब ये नहीं। क्या हो जाएगा? Ca+ ऐसे आ गया। -2 + 1 कितना हो जाएगा? -1 -1 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? -2 तो ये क्या हो जाएगा? Ca -2 = 0। Ca+2 जाएगा। Ca+2 +2 आंसर है। समझ आया कि नहीं आया? यस सर। अब इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? Cr2O7 -2। Cr ऐसे लिख देंगे सर। Cr का ऑक्सीडेशन नंबर मैंने निकालना है, तो किस तरह से निकालूंगा? Cr2 लिखा हुआ है यहाँ पे। Cr2 यानी कितने क्रोमियम हो गए? 2। तो यहाँ पे इस तरह से लिखूंगा 2Cr। बात समझ में आई? यस सर। प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? -2 -2 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो -14
-14 2CR is equal -14 is equal to -2 -2 -2। अब -14 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस +14, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 + 14। बताओ इसके बाद क्या होगा 2CR ऐसे ही है 2 से आर ऐसे रहेगा सर। -14 सर 12 हो जाएगा। 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 सर मल्टीप्लाई उधर जाके क्या 6 होगा? आंसर होगा, 6 आंसर होगा। 2 3 हाँ तो 2 12 2 2 6 12 CR = +6। ये आंसर है इसका। बताओ इसका खुद बताओ, डायरेक्टली सॉल्व करके फौरन फौरन बताओ इसका क्या आंसर आएगा। सर n निकालना है, n ऐसे उतार देंगे h हाँ बताओ क्या होगा इसका आंसर। प्लस सर ये छोटा -1 लिखा हुआ है चार्जेस पे। ये प्लस लिखा हुआ है प्लस। अच्छा प्लस। सर प्लस चार्ज में भी 0 आएगा। नहीं प्लस लिखा हुआ है तो +1 आएगा, इक्वल टू को सिर्फ +1 आएगा। सर -3 -3 बिल्कुल सही आंसर है। n = -3 ये इसका सही आंसर है। आंसर समझ आ गया आपको? यस सर। अब मैं यहाँ पे लेक्चर को खत्म कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इस चैप्टर की जितनी थ्योरी पढ़ानी थी वो मैं इस चैप्टर की सारी थ्योरी पढ़ा चुका। अब इस चैप्टर के एमसीक्यूज हैं, वो एमसीक्यूज में एक काम कर रहा हूँ। पहले तो आपको मैंने सेंड कर दिए, क्या उस पे सेंड किए सर जीमेल आप के ऊपर? यस सर जीमेल पे करें। जीमेल पे करें। अब मैं आपको जीमेल पे जो एमको पहले खुद से सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर ना वो सारे एमसीक्यूज जो नहीं हो रहा है वो दोबारा से खुद से सॉल्व करवाऊंगा, क्योंकि आज बच्चे नहीं है ना, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि जब वो आए तो मैं उनके साथ दोबारा से करवा दूं, वरना मेरी डबल मेहनत हो जाएगी। यस सर ठीक है। ठीक है ना? तो सर हम यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, लेक्चर को सर खत्म करते हैं। स्क्रीनशॉट, सर हाँ स्क्रीनशॉट। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। सर इंडस यूनिवर्सिटी का मैंने पूछा था आपसे, आपका रिप्लाई नहीं आया। यार इंडस यूनिवर्सिटी का आपने क्या पूछा था? मुझे तो यही याद नहीं है, तो मैं क्या रिप्लाई करता। सर फीस स्ट्रक्चर और कब एडमिशन टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, ये पूछा था मैंने आपसे। यार इंडस यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने अभी ये सुना था कि एडमिशन स्टार्ट हो गए और वो आपको शायद विदाउट टेस्ट भी आपको एडमिशन दे रहे हैं। ये मुझे कंफर्म नहीं पता, लेकिन शायद आपको विदाउट टेस्ट एडमिशन दे रहे हैं। और इंडस यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो बहुत कम है सर दूसरी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के सर मुकाबले में। जैसे मैं आपको बता देता हूँ। हाँ बताओ। सर 10,000 थी ना 2 इयर्स पहले। वो 2 साल पहले थी, अभी इतनी कम नहीं है, सर अब अभी बढ़ कितनी है, गई है भाई। कितनी यार हो गई अभी सर? जैसे ना मुझे एक स्टूडेंट ने बताया था, एक स्टूडेंट ने बताया था उसका फीस स्ट्रक्चर के, जैसे उस्मान यूनिवर्सिटी है, सर सैयद है, तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए ना मेरे ख्याल में 84,000 या 90,000 या पता नहीं 1 लाख रुपए पर सेमेस्टर मांग रहे इस सर हैं। और 95 मांग रहे हैं। इंडस हाँ कुछ इस तरह से ही मांग रहे हैं, मतलब 80 के आसपास मांग रहे हैं। यस और सर। इंडस ना उनका आधा मांग रही है, जैसे 45 पर सेमेस्टर या 50,000 पर सेमेस्टर तक उसका फीस स्ट्रक्चर है। डिफरेंट फील्ड्स का डिफरेंट फीस स्ट्रक्चर है, लेकिन इसी वैल्यू के दरमियान में लाई कर रहा है, जैसे 40 to 50 के दरमियान में। सर एलिजिबिलिटी कितनी है इसमें, परसेंटेज वगैरह? इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है ना वो कम है, मतलब 60% से कम है। मेरे ख्याल में 55% है या फिर 50% है, 55% है मेरे ख्याल में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए या दूसरी फील्ड्स के सर अंदर। मैंने वेबसाइट पे देखा था, वहाँ 50% से अबव आ रही थी, पर वो कितनी बीएस परसेंट की से डिग्री अबव? दे रहे हैं। 50% बीएस 50% प्रोग्राम ना? के लिए, बीएस हाँ प्रोग्राम के लिए। 50% से अबव है। सर वो हाँ फिर मैकेनिकल 50% है। इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सर उससे कोई फर्क पड़ता हाँ है? तो नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक फर्क पड़ता है कि आप बीएस के अंदर और बीई के अंदर पढ़ते हैं सेम चीजों, आप एग्जैक्ट सेम चीज पढ़ते हो, कोई भी चीज अलग नहीं पढ़ता उनसे, लेकिन आपको डिग्री जो होती है ना वो इंजीनियरिंग की नहीं मिलती है, आपको डिग्री साइंस की मिलती है। इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे फर्क ये पड़ता है कि आप अपने नाम के शुरू में इंजीनियर नहीं लिख सकते, होते आप इंजीनियर ही हो। ठीक है बस सर। बस और कोई सर फर्क नहीं पड़ता। सर आप तो मैं ये वापसी कंफर्म करके बता दूंगा, बीएस और बीई का तो मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ, बीएस और बीई के अंदर कोई फर्क नहीं होता, मतलब डिग्री दोनों की सेम होती है। और आजकल इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने नाम के शुरू में इंजीनियर लिखते हो कि नहीं लिखते, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो वो यस आपके सर। काम की बेसिस के ऊपर जॉब मिलती है।
ये बात आप भूल जाओ कि आप एनईटी से निकलोगे और क्या नाम है एनईटी के अंदर आप पढ़ोगे बिल्कुल तरीके से और आप अपने नाम के शुरू में इंजीनियर लगाओगे और आपको क्या नाम है जॉब मिल जाएगी। जॉब हो सकता है आपको एनईटी के नाम पे मिल भी जाए, लेकिन अगर आपको जो पढ़ा है और वो काम नहीं आता तो आपको 6 महीने में वापसी निकाल भी देंगे। और इस तरह जिस जाते रहोगे और वहां पे आपको काम नहीं आता होगा तो आपको इसी तरह से बार बार निकालते रहेंगे। लेकिन अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े हुए, मान लो आप इंडस से पढ़े हुए हो या इकरा से पढ़े हुए हो या किसी थकी भी यूनिवर्सिटी पढ़े हो, पीएफ कीट से पढ़े हो, चले पीएफ कीट भी बहुत अच्छी है, लेकिन आप चलो इन यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, पीएफ कीट प्राइवेट है। आपको अगर आप इन यूनिवर्सिटी से पढ़ोगे, अगर आप इकरा से पढ़ोगे या इंडस से पढ़ोगे, हो सकता है आपकी ज्यादा मुश्किलात का सामना हो, या मतलब आपको बहुत ज्यादा मुश्किलात आए, बहुत धक्के खाने पड़े पहली जॉब लेने के। लेकिन अगर आपको पहली जॉब मिल जाती है और वो मिलती है, लाजमी सी बात है कि थोड़ा ख्वारी करने के बाद आपको पहली जॉब मिल जाती है, अब आपको काम आता है ना अगर, तो आप पहली जॉब के अंदर फिक्स हो जाओगे। और अगर आप जॉब स्विच करोगे, दूसरी जगह पे जाओगे ना, तो फिर वो आपकी यूनिवर्सिटी नहीं देखेंगे, फिर वो आपका वर्क एक्सपीरियंस देखेंगे, पिछली जहाँ पे आपने जॉब करी वहां पे आपका वर्क एक्सपीरियंस देखेंगे, कितना अर्सा काम किया है, कितना अच्छा काम किया कि नहीं किया, वगैरह वगैरह। वो आपकी सीवी पे आपका वर्क एक्सपीरियंस। सर इकरा से तो तो वहां पे अच्छी है पहली जॉब इंडस। लेने के लिए आपको मुश्किल होगी, दूसरी जॉब के लिए आपको मुश्किल नहीं होगी। सर इकरा से तो अच्छी है इंडस। यार देखो, ये आप हर किसी का अपना अपना परसेप्शन है, मैं इस चीज में कुछ बोलता नहीं हूँ भाई। मेरे हिसाब से इकरा ज्यादा अच्छी है इंडस के मुकाबले में। ओके सर। हाँ, सर लेकिन मैं फिर इस आप चीज, इकरा के अंदर मसला ये है, इकरा के अंदर एडमिशन लेना तो बहुत आसान है, लेकिन इकरा की पढ़ाई बहुत टफ है। वहां से वो निकालने के लिए ना आपके जोड़े लगा दिए। आवाज आ रही है मेरी? मैंने क्या बोला है? चलो ठीक है, मैं ये बोल रहा था इकरा के अंदर जाना, इंडस के अंदर जाना भी आसान है। सर अगर बीएस सर बीएस की सर बीएस में मतलब इंजीनियरिंग की फील्ड चाहिए थी, तो वो तो मिलेगी नहीं, नहीं। वो नहीं मिलेगी फिर। मतलब अगर आप इंडस के अंदर जाते हो, इंडस के अंदर पूरा हो जाएगा, लेकिन यस इंडस के सर। अंदर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके बीएस की डिग्री दे देंगे वो। लेकिन अगर लोगे भाई एनईडी वालों को बोलो कि हमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग करा दो, लेकिन डिग्री बीएस की दे दो, तो एनईडी वाले ऐसा नहीं करते हैं। एनईडी वाले मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाते हैं तो यस सर। बीई की ही डिग्री देते हैं। और बीएस में अप्लाइड फिजिक्स वगैरह आया था ना वो। हाँ हाँ, वो अब समझ गया आप मेरी बात। यस सर। तो सर तो अपना अगर मैं, मतलब आप बताएं कि शौक जिस चीज का हो उस तरफ जाए इंसान। देखो, अगर आप मेरा मशवरा मानो ना, अगर आप मेरा मशवरा मानो, अगर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने का बहुत ज्यादा शौक है ना, सर बहुत मैकेनिकल मैकेनिकल और इंजीनियरिंग करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक। मरे जा रहे हो आप। मैकेनिक। इलेक्ट्रॉनिक्स मत करो। इलेक्ट्रॉनिक्स की चाइना से आता है या ताइवान से आता है या जापान वगैरह से आता है या कोरिया वगैरह से। तो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री है ना, वो सब बाहर है, इसका स्कोप इतना ज्यादा नहीं है। और सर आप इलेक्ट्रिक पछताओगे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की डिग्री लोगे तो। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जॉब लेके निकलते हो, तो मैकेनिकल इंजीनियर आपको जॉब मिल जाएगी आसानी से। समझ रहे हो मेरी बात? और अगर यस मेरा सर। मशवरा है आपको, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हो, तो आप फिर आप एनईटी और डीएचएस वगैरह के पीछे मत जाओ। आप क्या नाम है, पिमसेट से या फिर इंडस से आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लो। और एक काम और कर लो कि मेरी वीडियो देख लो यूट्यूब के ऊपर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के यस सर, वो पूरी ऊपर। देखिए मैंने, सब उतारा हुआ भी ये पूरा यूनिवर्सिटीज के बारे अच्छा, में। देखिए वो पूरी काम आई थी। यस सर, काफी नॉलेज मिली थी कैसे इससे। लगी? थैंक यू सो मच यार। अगर सर आपको फिर मैकेनिकल मैंने इंजीनियरिंग का शौक है ना, तो फिर आप इंडस के अंदर चले जाओ अगर आपने जाना चाहते हो। और अगर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग का शौक नहीं है, आपको क्या नाम है किसी और इंजीनियरिंग के पीछे जाना है या आपको एनईडी के अंदर ही जाना है, तो आप सर बीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हो, बीएस की इतनी बीएस सर अप्लाई। बीएस की मतलब एनईटी की डिग्री ले लें बस। बीएस बीएस डीएस में इतनी जॉब्स कहाँ होती हैं सर। और मतलब एक एक इसको वो नहीं है, एक फैकल्टी नहीं है बीएस की।
और हाँ जो ये ख्वाब है मैकेनिक में, मैकेनिकल पढ़नी है तो मैकेनिकल में हर चीज वही पढ़ाई जाएगी जो इंजीनियर वाली होती है, बस डिग्री है तो क्या हुआ बीएस की। हाँ, तो और क्या। अब देखो मैंने पेट्रोलियम की डिग्री ली है, लेकिन कोई मेरे से डिग्री मांगता ही नहीं है। सब मेरे से बोलते हैं सर आपको अच्छा पढ़ाना आता है तो हम आपसे पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने तो टीचिंग की फील्ड में जाना है ना। मैंने टीचिंग सर आप में ही कौन सी बहुत यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं? ज्यादा वो सर आपने पैशनेट हूँ। कौन सी मैंने यूनिवर्सिटी से टीचिंग पढ़ा? नहीं करना। कौन सी क्या यूनिवर्सिटी से चीज? पढ़ा? कराची यूनिवर्सिटी से। तो मेरी कोई डिग्री मांगता ही नहीं है, मैं सर विदाउट डिग्री काम कराची चल रहा होता है, मतलब वो यूनिवर्सिटी, दिखते ही सर नहीं है। कराची यूनिवर्सिटी की क्रिमिनोलॉजी कैसी फील्ड है? कराची यूनिवर्सिटी की क्रिमिनोलॉजी, यस सर। क्रिमिनोलॉजी अच्छी फील्ड है, लेकिन आपके इंटरेस्ट से बिल्कुल अलग लगती है मुझे। जैसे इंजीनियरिंग से बिल्कुल अलग है, साइंस से भी बिल्कुल अलग है वो। यस सर, वो बिल्कुल क्रिमिनोलॉजी हटके है। क्या है, वो पुलिस। क्रिमिनल हाँ, वो बिल्कुल हटके है। क्राइम के बारे में जो बता दे, पुलिस के बिल्कुल अंदर क्राइम या के जो बारे इन्वेस्टिगेशन के अंदर जाना चाहते हैं ना, जो ऐसे एजेंसीज के अंदर जाना चाहते हैं, में। तो यस सर। उनके लिए है क्रिमिनोलॉजी। सर फिर आप इंडस का पता करके बता दें। इंडस का बता तो दिया, और क्या बताऊं? इंडस का मैं क्या सर बताऊं? फी स्ट्रक्चर बिल्कुल जैसे फाइनल होता है ना, मतलब कंफर्म, ये तो पूछ रहा था। अब एक दफा किसे पूछिएगा। अच्छा, मैं चेक कर लेता हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, चेक करके बता देता हूँ। और दूसरी बात ये है कि मैं वरना वेबसाइट भी सेंड कर दूंगा, और सर, दोनों मैं भी बता दूंगा और तुम भी देख लेना। इलेक्ट्रिकल का क्या स्कोप है? इलेक्ट्रिकल किसका? का, इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल का स्कोप यार हर जगह निकल आता है, छोटा मोटा काम या बड़ा बड़ा काम, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक, कोई भी इंडस्ट्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के बगैर नहीं चलती। तो अब लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो ज्यादातर वो होता है ना स्कोप जो निकलता है, वो इस तरह की इंडस्ट्रीज के अंदर निकलता है। जैसे कराची के अंदर के इलेक्ट्रिक है, या फिर वापडा है पंजाब के अंदर, या फिर हैस्को मैस्को, इस तरह की चीजें जो कि इलेक्ट्रिकल सप्लाइंग कंपनीज हैं, वहां पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ज्यादा स्कोप आ जाता है। बाकी वरना हर इंडस्ट्री के अंदर एक आध इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चाहिए होता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। लेकिन ओके एक बात सर। बताऊं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर अगर क्या नाम है शौक नहीं तो फिर मत जाओ, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी इतनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करवा रही है, और हर यूनिवर्सिटी के अंदर से इतने सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स निकल रहे हैं, तो सैचुरेट हो गई है मार्केट, तकरीबन सैचुरेट हो ही जा रही है। सर मैकेनिकल की मार्केट है, सैचुरेट मैकेनिकल तो की नहीं हुई। मार्केट है, लेकिन मैकेनिकल का स्कोप भी हर जगह निकल आता है, लेकिन मैकेनिकल की मार्केट भी एक तरह से थोड़ी बहुत सैचुरेट है। आपको उसके अंदर थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी घुसने के लिए, लेकिन एक मतलब अगर आप घुस गए, आपको जॉब मिल गई और आप उसके अंदर अपना अच्छा काम दिखा के घुस गए, तो फिर आपकी सीट पक्की हो गई। इस तरह से वाला काम है, फिर आपका काम चलता रहेगा। ओके मैकेनिकल सर। इंजीनियरिंग की ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो जॉब्स हैं, वो सिविल इंजीनियरिंग जो मतलब जो कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं ना, उधर भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जॉब्स आ जाती हैं, या यस सर, ऑटोमोबाइल के अंदर आपकी भी आ जाती हैं, या आपकी वो वीडियो देखी थी ना, उसमें आपने ये बताया था कि मैकेनिकल इंजीनियर की हर किसी को जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिक वाले भी मैकेनिक की जरूरत पड़ती है, आपकी वीडियो में बताया था आपने। हाँ हाँ, ये मैंने बताया था। यस सर। मैंने ये भी बताया था कि मैकेनिकल इंजीनियर को कभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जरूरत ना पड़े बेशक, लेकिन हाँ, इलेक्ट्रिकल पर इंजीनियर को इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल की इंजीनियर जरूरत की पड़ती जरूरत है। पड़ जाती यस सर। है। हाँ, ये मैंने बताया था तो उसके अंदर। सर, यस सर, जब भी मेरा माइंड और वो हुआ उसकी तरफ आपकी वीडियो देख के। अल्लाह अकबर, ऐसा नहीं करना कि मेरी वीडियो देख के किया और फिर बाद में बोलो अबे क्या कर दिया सर ने, फंसा दिया, ये कर दिया, वो नहीं कर नहीं दिया। सर, शुरू शुरू से माइंड भी था, पर आपने तो नॉलेज दी ना कि हर किसी को मैकेनिक की जरूरत पड़ती है, तो फिर उससे थोड़ा हाँ और अब वो। जो हाँ अब जो है ना, मैंने सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ऊपर वीडियो नहीं डाली हुई है। अगर मेरी वीडियो देख के माइंड बन रहा है तो फिर भाई मेरी वीडियो देख के मत बनाना, क्योंकि मैंने मैकाट्रॉनिक्स पे भी डाली हुई है, सिविल पे भी डाली हुई है, सिविल में भी और कंप्यूटर डाली है। साइंस में भी डाली मैं, यस सर, सब पर डाली है आपने। है। सर हाँ, मेरा मतलब मैंने माइंड था, 4 पे पर डाली, सब आपकी पे वीडियो नहीं में डाली। मैं यूट्यूब पे सर्च कर तो आपकी वीडियो आई थी, ये आई। बता। यस, स्कोप मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग अच्छा, स्कोप। तो मेरी स्कोप ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग डाला तो यस मेरी सर, वीडियो आ गई थी। थर्ड फोर्थ पे आई थी आपकी वीडियो। और बाकी वाह यार, क्या बात है यार, सर, यूट्यूब वालों ने रिकमेंड करना शुरू कर दिया मुझे, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो अच्छी बात सर बार बार देखते रहते ना तो फिर वही आती है वीडियो। है। चलो बस, अब मैं वीडियो को रिकॉर्ड, वो अबे कब से रिकॉर्डिंग चल रही है ये, अब मैं इसको खत्म कर यस रहा हूँ, सर, ठीक है ओके, ना? थैंक यू, ट्रिम करके थैंक डालना यू पड़ेगा। सो मच सर। ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।